बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसे कि हमने जो है ना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बेसिक फार्माकोलॉजी का, फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके फर्स्ट पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम पहले मतलब उसकी डेफिनेशन देख लेंगे और उसके बाद डिटेल की तरफ जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा, कोई भी ड्रग जब हम दे रहे होते हैं तो उसने एब्जॉर्ब होने के बाद जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो जाती है तो उसके बाद उसका जो है ना अब डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी होता है। कि एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़रूरी होता है कि टारगेटेड एरिया तक जो है ना आसानी के साथ वो पहुंच जाए। तो जिस तरीके से वो ब्लड का फ्लो जिस जिस आर्गन की तरफ हो रहा होगा उसी तरीके से उसके अंदर मिक्सअप होके जो एब्जॉर्ब होगी है ड्रग, वो उस ब्लड के जरिए से उस स्पेसिफिक एरिया तक जो है ना पहुंच जाएगी। तो इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो ड्रग रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड इंटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड टिश्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गई है, अब उस क्या होगा कि इसमें से ब्लड स्ट्रीम में से जो ड्रग है वो जो है ना रिमूव होके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या टिश्यू तक जो है ना पहुंच जाएगी। तो जहां पे इनका इसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद जो है ना इसका जो स्पेसिफिक एक्शन होगा वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है कार्डियक आउटपुट एंड लोकल ब्लड फ्लो। कार्डियक आउटपुट से क्या मुराद है कि जितना वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम हार्ट की तरफ से पंप किया जा रहा होगा, यानी कार्डियक आउटपुट आ रहा होगा, और जिस एरिया की तरफ ब्लड का फ्लो जितना ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस हिसाब से उस एरिया के लिए ज्यादा होगी। यानी कंसंट्रेशन के हवाले से बात करें तो कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन जिस तरह हार्ट हो गया, ब्रेन है, किडनी वगैरह, तो वहां पे क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई यानी नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल मौजूद होती है। तो जितनी ज्यादा ब्लड वेसल मौजूद होंगी तो ब्लड की सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी तो उन एरिया के लिए ये जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एडिपो टिश्यू स्किन सरफेस के ऊपर। और उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है वो कैपिलरी परमेबिलिटी या टोटल वॉल्यूम या टाइम वॉल्यूम। अब इसमें क्या होगा कि कैपिलरी परमेबिलिटी से ये मुराद है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन उसमें से जो ड्रग के अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगी यानी उसमें से पास आउट हो जाएगी, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी ड्रग सेल मेम्ब्रेन को आसानी के साथ क्रॉस कर लेगी और कौन सी जो है ना उसके लिए मुश्किल होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, जैसा कि हम जो है ना ये फैक्टर इसके स्टार्ट किए हुए हैं, तो सेकंड फैक्टर के अंदर आता है यानी कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी कोई भी ड्रग किसी भी सेल मेम्ब्रेन को किस बेस के ऊपर जो है ना उसको क्रॉस कर रही होगी। तो हम ये इसको देख रहे होंगे कि जो जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी यानी लाइपोफिलिक ड्रग होगी वो आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी, और जो वाटर सॉल्युबल होगी उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लिपिड इन नेचर होती है उसमें वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो ये परमेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो उसके बाद हमारे पास है डिग्री ऑफ ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन या टिश्यू प्रोटीन। अब यहाँ पे जैसे ही अब्जॉर्प्शन होती है उसके बाद ड्रग का जो पोर्शन होता है उसमें से कुछ पोर्शन जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद प्रोटीन होती है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड यानी बॉन्ड बना लेती है, उसके साथ बाइंड होने के बाद वो कम्प्लेक्स बना लेती है। और इसी तरीके से जो फ्री फॉर्म में होती है वो जो है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू तक पहुंच जाती है, तो वहां पे जो मौजूद होती है प्रोटीन वहां पे उसके साथ बाइंडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से जो बाइंडिंग हो रही है यानी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसमें से ड्रग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही होती है, और जो फ्री फॉर्म में ड्रग मौजूद होती है वो फौरन जो है ना अपना एक्शन शो करने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये लाइपोफिलिसिटी बिल्कुल फैक्टर इसी चीज को शो कर रहा है कि जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी वो आसानी के साथ जो है ना ट्रांसफर हो जाएगी किसी भी सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो आपको पता है कि वो लिपिड बाई लेयर होती है। तो ये फैक्टर जो है इस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है। तो जैसे ही हम आईवी रूट के जरिए से कोई भी ड्रग दे रहे होंगे तो वो जो है ना उसका
डिस्ट्रीब्यूशन फेज फौरन स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ ही इलिमिनेशन फेज यानी वो फौरन जो है ना बॉडी से एक्सक्यूट होना भी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ना यहाँ तक जो फेज शो कर रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज शो कर रहा है, और ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक ये इलिमिनेशन से क्या मुराद है कि जो बॉडी एक्शन शो करने के बाद वेस्टेज की फॉर्म में होगी है वो बॉडी से एक्सक्यूट आउट हो रही है। ये जो है ना डायग्राम दिखाई हुई है ये लिवर सेल है और ये ब्रेन का सेल है। लिवर सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है इसके दरमियान में गैप होता है, गैप को हम स्लिट जंक्शन भी बोल रहे होते हैं। अब स्लिट जंक्शन का क्या मुराद है कि स्लिट जंक्शन से मुराद ये है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी इन स्लिट जंक्शन से यानी जो गैप मौजूद है इस गैप में से गुजरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए ये स्लिट जंक्शन ही पाथवे होगा जिसमें से किसी भी सेल से बॉडी से आसानी के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और जो लिपिड सॉल्युबल होगी वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। इसी तरीके से हमारे जो ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है जो लेयर होती है वो सारी की सारी लिपिड बाय लेयर होती है, और इसके दरमियान जो जंक्शन मौजूद होता है वो बिल्कुल टाइट जंक्शन होता है, इसमें से वाटर सॉल्युबल ड्रग के गुजरने के कोई चांस नहीं होते। इसलिए ज्यादातर जो ड्रग यहाँ पे यानी ब्रेन के एरिया में एंटर होती है वो ज्यादातर लिपिड सॉल्युबल होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है अब ब्लड के साथ पूरी बॉडी के अंदर यानी टोटल उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर या बॉडी के अदर टिश्यूज के अंदर कितनी मौजूद है उसको हम जब मेजर कर रहे होते हैं उसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में यानी प्लाज्मा के अंदर हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर है, टोटल बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जो हम इसको मेजर कर सकते हैं यानी अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और कंसंट्रेशन ये जो जीरो टाइम के लिए हम मेजर कर रहे हैं। इस तरीके से हम जो है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। या एक और फार्मूला दिया हुआ है कि यानी जो डोज हम दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को उसको हम टोटल यानी जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन इसकी मौजूद थी तो उसके ऊपर अगर हम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर टाइम के हिसाब से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ तक जो है ना हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक जो है ना क्लोज हुआ। उसके बाद जो है ना इसके साथ ही पैरामीटर है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि जिस तरीके से हमने ये पढ़ा कि जैसे ही किसी भी ड्रग को हम बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो साथ ही उसका एलिमिनेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। खास तौर पे आईवी रूट के जरिए से जब दे रहे होते हैं तो वहां पे एब्जॉर्प्शन का फैक्टर या उसका स्टेप नहीं होता, डायरेक्टली जो ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद एक्सक्रीशन का स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमने लिखा भी हुआ है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन प्रोसेस, यानी जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा जो उसका साइट ऑफ एक्शन होगा यानी जिस स्पेसिफिक एरिया के लिए हमने वो दिया उसका एक्शन शो करने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये दरअसल है क्या, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इनएक्टिव फॉर्म है तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मोर टॉक्सिक फॉर्म है तो उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम होते हैं दो टाइप के हैं, एक है माइक्रोसोमल एंजाइम है, दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम जो है ना ये स्मूथ एंडो रेटिकुलम के अंदर मौजूद है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल लीवर है, किडनी है, तो इसके अंदर ये मौजूद होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम। इसकी एग्जांपल में है P450 है और उसके बाद है हाइड्रोलिज एंजाइम है। ये दो मेन इसकी मेजर एग्जांपल है जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अदर क्लास है यानी नॉन माइक्रोसोमल है जो कि ज्यादा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है। तो इसके अंदर ऑक्सीडेज है, रिडक्टेज वगैरह ये एंजाइम जो यानी इसके नाम से पता नहीं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवा रहा होगा, रिडक्शन का प्रोसेस करा रहा होगा। तो इस रिएक्शन की बेस पे अब हम फर्दर जो है ना इसको फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं यानी इसको डिवाइड करते हैं। तो फेज 1 रिएक्शन क्या होता है, अब मेटाबॉलिज्म के बाद कोई भी ड्रग जो है ना बॉडी से एक्सक्यूट होना होता है। तो क्या होता है कि जो फेज 1 रिएक्शन होता है ना, जो ड्रग वाटर सॉल्युबल है वो तो आसानी के साथ बॉडी से यानी यूरिन के जरिए से किडनी के से होते हुए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन कुछ ड्रग यानी लिपिड सॉल्युबल होती है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से वो मेम्ब्रेन से दोबारा रीअब्जॉर्ब होती जाएगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद आगे
ये लूप ऑफ हैंडले हम देखेंगे तो वहां पे उसको रीअब्जॉर्प्शन दोबारा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो बार बार घूम रही है, यानी एब्जॉर्ब होती है, फिल्ट्रेशन होती है, फिर एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब हमने क्या करना है कि बॉडी को, जब बॉडी से इसको एक्सक्रीट आउट करवाना है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम वाटर सॉल्युबल के अंदर, पोलर कंपाउंड के अंदर। वो कैसे करेंगे कि उसके अंदर या तो हम पोलर कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया, अमोनिया ग्रुप, ये जो है ना उसके साथ अटैच कर देंगे तो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। जब उसकी नेचर चेंज होगी तो वाटर सॉल्युबल की तरफ हो जाएगी। तो इस तरीके से जब वाटर सॉल्युबल कोई भी ड्रग हो जाएगी वो आसानी के साथ जो है ना यूरिन के जरिए से हमारी बॉडी से निकल जाएगी। तो इसमें जो है ना मेन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस है। तो ये तीन बेसिकली इसके अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो रिएक्शन फेज 1 के रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसके अंदर ज्यादातर मेजरली ये 4 टाइप की जो हमने CYP पढ़ रहे हैं ना, ये साइटोक्रोम P450 की स्पीशीज हैं, यानी उसकी सब टाइप्स हैं, सब कैटेगरीज हैं। तो ये 4 टाइप्स की जो CYP है ये साइटोक्रोम को शो कर रहा है। आगे ये जो शो कर रहा है ये इससे आइसोसोमल एंजाइम को शो कर रहा है, यानी आइसोसोम से मुराद है नॉन प्रोटीन पार्ट जो उसके साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं। तो इस बेस पे इसके मुख्तलिफ टाइप हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इन 4 स्पीशीज की वजह से हो रहे होते हैं, यानी इनके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस कर रही होंगी, जो इनहेंस करेंगी उसको हम साइटोक्रोम इंड्यूसर बोलते हैं। तो जब फिनोबार्बिटल हो गया, रिफेम्पिन है, कार्बामेजिपिन है, तो इस तरह की जब ड्रग हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये क्या करेंगे कि इस एंजाइम साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को इनहेंस इंड्यूस करवा रही होंगी। यानी क्या होगा कि कोई भी ड्रग इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम जब दे रहे होंगे क्योंकि ये इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म फौरन हो जाएगा और फौरन जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा उस ड्रग को इस्तेमाल करने के लिए वो उसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी जिस तरह मेटाबॉलिज्म जल्दी से होते तो बॉडी से भी एक्सक्रीट जल्दी हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसका टारगेटेड इफेक्ट ना आ सके, वो इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, यानी कुछ ऐसी ड्रग होंगी जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, स्टॉप करवा रही होंगी, जिसके अंदर है कीटोकोनाजोल है, एरिथ्रोमाइसिन है और रोटोनाविर है। ये एंटीवायरल ड्रग है। तो ये वो ड्रग हैं जो कि इस साइटोक्रोम P450 एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करवा देंगी। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में जो भी हम ड्रग दे रहे होंगे तो जाहिर है उसका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा होगा। जब वो इफेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक उसकी कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हम जब भी कोई भी ड्रग कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं तो इस चीज को देखना होता है कि कौन सी ड्रग उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो वो एंजाइम को इंड्यूस करवाएगी या इनहिबिट करवाएगी, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट हमें मिलेगा, रिपोर्ट होगा, या उसका जो है ना हमें फायदा मिलने वाला है। तो इस चीज को हमने नोट करना होता है जब भी हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। उसके बाद फेज 2 रिएक्शन में अगर उसकी बात कर लें तो इसका अदर नेम जो है ना कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। अब इसमें क्या हो रहा होता है, हमने देखा कि फेज 1 रिएक्शन के अंदर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है उसको हम पोलर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी पोलर ग्रुप उसके साथ अटैच करते हैं। अब जब पोलर ग्रुप अटैच करते हैं तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है, यानी वो स्लाइटली जो है ना, यानी वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। लेकिन इस फेज में क्या होता है कि इस फेज में ऐसी ड्रग मौजूद होती हैं जो फेज 1 रिएक्शन को पास कर देती हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो नेचर होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है। तो लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से अभी भी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकेंगी। जब तक वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए एक्सक्रीट यानी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, इस तरह की ड्रग को फेज 2 रिएक्शन में से गुजरना पड़ेगा, यानी फेज 2 में से जब गुजरेगी तो क्या होगा, मेटाबोलाइट ऑफ फेज 1 रिएक्शन जो होगा, जो फेज 1 रिएक्शन से पास आउट हो गया तो उसके जो मेटाबोलाइट बने हैं वो अभी भी लिपिड नेचर है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कॉन्जुगेशन एंडोजिनोसिस जो है ना सब्सटेंस हमारे पास होगी जो कि इसके साथ कॉन्जुगेशन रिएक्शन बनाएगी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अमाइनो एसिड है। तो ये वो जो है ना एंडोजिनियस सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है जो इसके साथ कॉन्जुगेशन रिएक्शन कन्वर्ट मतलब बनाएगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद इसकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा कि ये आसानी के साथ हमारे बॉडी के
अंदर से यानी यूरिन के जरिए से या फीसिस के जरिए से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है। तो इस तरह की जो ड्रग होगी वो ज्यादातर जिनके अंदर OH ग्रुप मौजूद होगा, NH2 होगा या COH होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा जिस ड्रग के साथ, वो ड्रग जो है ना फेज 2 रिएक्शन में से गुजरेगी और उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। अब ये जो हमने इसके रिएक्शन पढ़ लिए, अब ये रिएक्शन के दौरान, इसके मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान इसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। वो उसमें से चंद एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा होगा, जिसके अंदर एज फैक्टर होगा, उसका जेंडर हम देख सकते हैं, ये फैक्टर हो सकता है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा हो सकता है, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोब मौजूद होते हैं जो कि इस डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होते हैं, या कोई ड्रग्स कीमोथेरापी इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है, या कोई ऐसी डिजीज है पेशेंट को जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना डिस्टर्ब हो सकता है, यानी उसका रेट कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस बेस पे हम अगर बात कर लें तो मेटाबॉलिज्म का रेट जो है सबसे कम अगर देखने को मिल रहा हो सकता है तो वो हम एल्डरी पेशेंट यानी ओल्डर पेशेंट हो गया, न्यूनेट्स हैं जो अभी छोटे बच्चे हैं, या चिल्ड्रन के अंदर जो लेस देन 15 ईयर्स ओल्ड से होंगे, उनके अंदर अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू अडल्ट के अंदर, तो उनके अंदर स्पीड कम देखने को मिली होगी। तो यहाँ तक ये जो है ना हमारा सारे के सारा टॉपिक जो है मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड था। अब हमने जैसे कि मेटाबॉलिज्म के हवाले से पढ़ा, तो मेटाबॉलिज्म का क्या काम था कि उसके बाद फौरन जो है ना बॉडी से जो टॉक्सिक केमिकल है या बेसिक मटेरियल है जिसका मतलब ड्रग का, तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। तो उसके लिए जिस फिनोमेना से उसको गुजरना पड़ेगा उसको हम एलिमिनेशन का स्टेप बोलते हैं। अब तो हमारे पास आखिरी लास्ट जो है ना पैरामीटर और फार्माकोकाइनेटिक का है एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो जैसे कि मतलब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इसी प्रोसेस को ही एक तरह का इनिशिएट करवा रहा होता है, यानी उसके फौरन बाद जो है ना एलिमिनेट होना होता है ड्रग ने। तो एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या, रिमूवल ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग, यानी जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद मेटाबॉलिज्म हुई और उसके बाद जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, रिमूव आउट होना है। तो उसके लिए जो बॉडी ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है उसके अंदर हमारे पास है किडनी, जो कि उसमें से यूरिन की फॉर्म में जो ना एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद बाइल है, ये फीसिस की फॉर्म में है, यानी लंग्स में से एक्सहेल यानी एयर की फॉर्म में होगा, सलाइवा में होगा, स्पर्म के अंदर है, स्वेट के अंदर है, मिल्क के अंदर, यानी ये वो रूट है जिसके जरिए से हमारी बॉडी से कोई भी ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट होगी, रिमूवल हो जाएगी इसकी। अब हम कुछ ये एग्जांपल देख रहे हैं जो बाइल के जरिए से, यानी जो लिपिड इन नेचर है, अभी भी स्लाइटली लिपिड इन नेचर है, तो वो जो बाइल के रूट के जरिए से निकल रही होगी, फीसिस के जरिए से जाएगी, तो उसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन है, एम्पीसिलिन है, रिफेम्पिन है और टेट्रासाइक्लिन है। ये एंटीबायोटिक के ज्यादातर है, एक दो जो है उसके अंदर ये रिफेम्पिन जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस वाली है, टीबी के ड्रग्स है। तो ये वो ड्रग है जो बाइल रूट के जरिए से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही थी। उसके बाद हमारे पास जो है सलाइवा एंड स्वेट, यानी इस रूट के जरिए से जो रिलीज हो रही होती है एक्सक्रीट हो रही है, उसके अंदर है लिथियम है, पोटाशियम आयोडाइड है, हैवी मेटल हो सकती है, उसके अंदर रिफेम्पिन हो सकती है। तो ये सारी की सारी ड्रग हम देख रहे होते हैं कि इन रूट के जरिए से ये एक्सक्रीट आउट हो रही थी। उसके बाद मिल्क के जरिए से जो लिपिड सॉल्युबल होती है ड्रग, और दूसरा लेस प्रोटीन बाउंड होगी जिस तरह लिथियम हो गया, अल्कोहल वगैरह है। तो ये इसका जो रूट होगा यानी एक्सक्रीशन का रूट होगा उसको हम मिल्क बोलते हैं, यानी मिल्क के जरिए से ये एक्सक्रीट आउट होगी। तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर हो रहा है, तो ये सारे का सारा ज्यादातर जो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन हमने पढ़ा कि ज्यादातर ड्रग जो है ना हमारी यूरिन के जरिए से यानी वाटर सॉल्युबल नेचर करके हम हाइड्रोफिलिक नेचर की जो ड्रग होती है उसको हम जो किडनी के जरिए से जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो ये 3 स्टेप से गुजर रही होती है, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है। तो ये जो है ना नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। तो क्या होता है कि वेसल में से जो ड्रग मौजूद होती है अब बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये फिल्टर हो रही है।
जो लिपिड इन नेचर होगी ड्रग, तो यहाँ से आसानी के साथ इसमें से फिल्टर होके इस लूप ऑफ वैलेंस यानी इस डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में से गुजरेगी, लूप ऑफ वैलेंस होते हुए यहाँ पे कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और आगे यूरिनरी ब्लेडर होगा जहाँ पे जो है ना यूरिन वगैरह की कलेक्शन हो रही है। तो इस तरीके से बॉडी से एक्सक्रीट आउट। अब कुछ ड्रग यहाँ पे जिस तरह देख रहे हैं, तो कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो वाटर सॉल्युबल होगी, जो इस फिल्ट्रेशन के मतलब इसके अंदर मिक्सअप होके यहाँ से फिल्टर हो